आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वर्तमान अनिश्चित काल। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में टेंस के विषय में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। हमने पढ़ा कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, या टेंस में कितनी चीज़ें पाई जाती हैं। टेंस के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, पढ़ा था ना। उसके बाद जब हम लोग प्रेजेंट टेंस के विषय में पढ़ने लगे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं, जिसका कि पहला पार्ट इंडेफिनिट है। आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन अगर जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रही हो, इसके पहले आप टेंस से रिलेटेड पहले वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वर्तमान अनिश्चित काल। हमने आपको पहचान भी बताई थी भाई, क्या बताई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको ता के साथ हा मिले। क्या मिले? ता के साथ हा मिले, वो हिंदी वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। यहाँ तक तो आपको मैंने एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाया था, जैसे वह जाता है, वह खाता है, लास्ट में हाँ मिला, जो कि प्रेजेंट की पहचान है। प्रेजेंट मेरा टाइम बताता है, और ता इंडेफिनिट की पहचान है, जो कि आपको वर्क बताता है। अभी हम आगे आपको और अच्छे से समझाएंगे। चलिए, इसको पढ़ने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हम एक एक चीज़ क्लियर करते चलेंगे। आपको सब्जेक्ट, आपको क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट कहते किसे हैं? सब्जेक्ट का मतलब होता है भाई कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। इसे हम कर्ता को और क्या कह सकते हैं, करने वाला। कर्ता को हम और क्या बोल सकते हैं, करने वाला। मतलब कोई काम जो व्यक्ति करता है, काम को करने वाला ही क्या कहलाता है, आपका सब्जेक्ट या कर्ता कहलाता है। चलिए, अभी हम आपको पहचानना भी सिखाएंगे, एक एक चीज आपका क्लियर करते चलेंगे। हम पढ़ते हैं भाई, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? आपके सब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है? आपके सब्जेक्ट को 2 पार्टों में मेरे भाई डिवाइड करा गया है। नंबर पहला आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, नंबर पहला सिंगुलर सब्जेक्ट, और नंबर दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। नंबर पहला आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और नंबर दूसरा आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में एक वचनकर्ता कहते हैं, एक वचनकर्ता बोलते हैं। आप नोट करते चलिएगा, कॉपी बना लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट को आप बहुवचनकर्ता कहते हैं, बहुवचनकर्ता बोलते हैं। ओके, देखिए अब हम पढ़ेंगे भाई। हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं, जिसे हम करने वाला भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। नंबर पहला सिंगुलर सब्जेक्ट, नंबर दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में हम एक वचनकर्ता कहते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट को हिंदी में बहुवचनकर्ता कहते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। सिंगुलर सब्जेक्ट में किन किन चीज़ों को लिया जाता है, किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है? सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका ही आता है, शी आता है, इट आता है, और नेम आता है। क्या क्या आता है? ही, शी, इट और नेम आता है। और प्लूरल सब्जेक्ट में मेरे भाई आपका आई आता है, वी आता है, यू आता है, दे आता है। ठीक, जैसे ही को हिंदी में क्या बोलते हैं, वह। सी को भी हिंदी में क्या बोलते हैं, वह। इट को क्या बोलते हैं, वह। और नेम का मतलब आप जानते ही होंगे, नेम का हिंदी में मतलब नाम होता है। आई को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई, मैं। वी को हम, यू को तुम, और दे को वे बोलते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपकी कितनी चीजें आती हैं? 4 चीजें आती हैं, ही, सी, इट और नेम। आप देख रहे होंगे 3 का मतलब वह ही है। ये जो ही होता है वो लड़कों के लिए, सी लड़कियों के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगाया जाता है। ओके, नाम किसी का भी नाम हो, वो ही का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है, और इट का भी हो सकता है। चलिए ठीक, हम आगे बढ़ते हैं भाई। आई को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं। वी को हम, यू को तुम, दे को वे। और एक चीज प्लूरल सब्जेक्ट में एक चीज और आती है, 2 या अधिक नाम। 2 या अधिक नाम। अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में मुझे 1 से अधिक नाम मिलते हैं तो वो मेरा सब्जेक्ट प्लूरल कहलाएगा। वो मेरा सब्जेक्ट कैसा क्या कहलाएगा, प्लूरल। जैसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा रहा हूं। देखिए जैसे मैं लिखता हूं, राम जाता है, राम जाता है। अब आप सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे?
सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे कि इस वाक्य में मेरा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए बेटा आपको वाक्य में कौन क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप किसी भी वाक्य में जब कौन प्रश्न करते हैं तो कौन की जगह पर उत्तर के रूप में जो भी शब्द मिलेगा वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं कहूं, आपने सेंटेंस लिखा राम जाता है, कौन जाता है, कौन की जगह पर उत्तर के रूप में क्या मिल रहा है, राम मिल रहा है। ओके, इसका मतलब राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे राम के साथ सीता जाती है, जाती है। राम के साथ कौन जाता है, राम के साथ कौन जाता है, सीता जाती है। इसका मतलब यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, सीता हुआ। ध्यान दीजिएगा, कभी ये गलती मत करिएगा कि हिंदी वाक्य में दिया गया पहला शब्द जरूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट हो। हिंदी वाक्य का दिया गया पहला शब्द ये जरूरी नहीं है कि वो आपका क्या हो, सब्जेक्ट हो। जरूरी क्या है कि भाई कौन की जगह पर उत्तर के रूप में जो भी शब्द हमें मिलेगा सब्जेक्ट मेरा वही होगा, सब्जेक्ट मेरा वही होगा। तो जैसे यहां पर कौन जाता है, राम जाता है, यहां पर राम के साथ कौन जाती है, सीता जाती है। तो इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट क्या है, राम, और इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट क्या है, सीता। मतलब अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे क्या ये राम कैसा सब्जेक्ट है तो आप क्या बताएंगे, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि इसमें केवल राम एक नाम है। सीता कैसा सब्जेक्ट है, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्यों, सीता अकेला नाम है। देखिए जैसे मैं लिखूं राम और श्याम, राम और श्याम पढ़ते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं। तो आपसे पूछे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, भाई कौन पढ़ते हैं, राम और श्याम। तो ये राम और श्याम दोनों आपके सब्जेक्ट हुए, राम और श्याम दोनों आपके सब्जेक्ट हुए। अब आपसे पूछ सकता है भाई ये राम और श्याम कैसा सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आप बताएंगे प्लूरल। अगर आपसे वो रीजन भी पूछते हैं भाई ये प्लूरल क्यों है, क्योंकि नेम तो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो आप उसे बता सकते हैं कि यहां पर दो नाम है। अगर एक नाम होता तो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट होता, यहां पर दो नाम है इसलिए मेरा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि सब्जेक्ट के विषय सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसे मैं फिर से एक बार आपका रिवाइज करा देता हूं। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। इसे हम और क्या बोलते हैं, करने वाला बोलते हैं। सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। नंबर पहला मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट, नंबर दूसरा मेरा प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती है मैंने नीचे लिख दिया है, और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती है ये भी लिख दिया गया है। सब्जेक्ट को पहचानते कैसे हैं, सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका बेटा कौन है। किसी भी हिंदी वाक्य में अगर हम कौन प्रश्न करते हैं, कौन की जगह पर उत्तर के रूप में मुझे जो भी शब्द मिलते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। मैंने एग्जाम्पल के द्वारा बताया। और ये याद रखिएगा, कभी ये भूल मत करिएगा कि हिंदी वाक्य का दिया गया पहला शब्द आपका सब्जेक्ट है, ये जरूरी नहीं है। आप जब कौन हिंदी वाक्य में कौन प्रश्न करेंगे, कौन की जगह पर उत्तर के रूप में जो भी शब्द आएगा वो मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने बताया राम जाता है, कौन जाता है, राम, तो यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या हुआ, राम। राम के साथ सीता जाती है, भाई राम के साथ कौन जाती है, सीता, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, सीता। और राम और श्याम पढ़ते हैं, भाई कौन पढ़ते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं, तो यहां पर दोनों नाम आपके सब्जेक्ट हुए। आप पहचानना भी सीख गए। भाई अगर आपके सब्जेक्ट के रूप में मैं, हम, तुम, वे, दो या अधिक नाम मिलते हैं तो वो हिंदी वाक्य में आपका समझिए प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। अगर हिंदी वाक्य में इन सब में से कोई भी शब्द मिलता है तो आप समझेंगे कि उस हिंदी वाक्य में आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। चलिए भाई मैं आगे बढ़ता हूं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि भाई टेंस में सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। टेंस में सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। टेंस में सेंटेंस के प्रकार, ध्यान दीजिएगा भाई। हम लोगों ने सब्जेक्ट के विषय में पढ़ा ना, सब्जेक्ट मतलब एक एक चीज को आप नोटेट करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। लगातार आपका एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा। ओके, देखिए टेंस में सेंटेंस को आप चार भागों में बांटते हैं। मतलब जब आप प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो कितने प्रकार के सेंटेंस आपको मिलते हैं, चार प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं। नंबर पहला आपका मिलता है अफर्मेटिव, क्या मिलता है, अफर्मेटिव। नंबर दूसरा निगेटिव,
ध्यान से समझते चलिएगा। नंबर तीसरा आपका इंट्रोगेटिव, नंबर चौथा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैं आपको एक एक चीज़ की हिंदी में भी मतलब बताता चल रहा हूँ। देखिए, अफर्मेटिव को हिंदी में भाई स्वीकारात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उनको आप हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वीकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव को क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे आप? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा भाई। देखिए, आपने पढ़ा कि टेंस में सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। नंबर पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक। नकारात्मक नेगेटिव को, इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। चलिए, मान लीजिए आपकी इंग्लिश बहुत ही वीक है। अगर आपसे पूछा जाए भाई आपको समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा सेंटेंस किसका है, तो पहचानने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं। जिस भी हिंदी वाक्य में आपको नहीं मिले, क्या मिले? नहीं मिले, वो आपका वाक्य कैसा होता है? नेगेटिव का होता है। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है भाई? आपको हिंदी वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा। और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव की पहचान क्या होती है कि आपको नहीं मिलेगा और नहीं के साथ क्वेश्चन मार्क मिलेगा। इसमें केवल इंट्रोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको नहीं के साथ क्वेश्चन मार्क मिलेगा, नेगेटिव में केवल नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मार्क आपको नहीं मिलना है। इन तीनों चीजों से जो वाक्य आपको अलग दिखे वो आपका अफर्मेटिव का होगा। वैसे तो आप पहचानना जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको तरीका भी बता दे रहा हूं कि आप किसी वाक्य को पहचानेंगे कैसे, कि वो वाक्य आपका अफर्मेटिव का है कि नेगेटिव का है, कि इंट्रोगेटिव का है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। एक एक चीज को बेटा नोट करते चलिएगा आप लोग, तभी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब भाई अब हम अनुवाद की, ट्रांसलेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपने सबसे पहला क्या पढ़ा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? अफर्मेटिव, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक। मैंने बताया इस वाक्य में ना तो आपको नहीं मिलेगा और ना ही क्वेश्चन मार्क मिलेगा। इसके अलावा मतलब अगर आपको क्वेश्चन मार्क मिलता है वो आपका इंट्रोगेटिव का होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? कि प्रश्नवाचक का होता है। अगर नहीं के साथ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क मिल गया वो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो गया। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका पहला पार्ट क्या है? अफर्मेटिव। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। दूसरे नंबर पर बेटा आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी और इसी में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? यस या ईएस। मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना पड़ेगा? यस या ईएस। उसके बाद जो भी शब्द बचते हैं उनका अनुवाद करेंगे, उनका आप ट्रांसलेट करेंगे, जिसको कि हम OW अदर वर्ड लिखते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। भाई ये यस या ईएस लगते कब हैं? यस या यस का हम प्रयोग करते कब है? आपको बताया गया बेटा कि आपके सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला आपको बताया गया था कि आपका सिंगुलर होता है और नंबर दूसरा प्लूरल होता है। एक एक चीज आपको समझ में आएगी। नंबर पहला सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, नंबर दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। आपको यह भी बताया गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। इसी हिसाब से भाई सब्जेक्ट के हिसाब से ही आप मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो आप यस या ईएस को ऐड करेंगे, तब तो आप यस या ईएस को ऐड करेंगे। मेन वर्ब में तभी आप यस या ईएस लगाएंगे जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा मेरे भाई,
अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी आपको मेन वर्ब में यस या यस लगाना है, अगर प्लूरल है तो आपको यस या यस नहीं लगाना है। अब भाई बात उठती है कि यस कब हम लगाएंगे और यस कब हम लगाएंगे। चलिए एक चीज मैं और आपको बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मान लीजिए आपने सब्जेक्ट को तो पहचान लिया, मेन वर्ब को आप कैसे पहचानेंगे? याद रखिएगा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की पहचान होती है ता। क्या होती है? ता। जिस भी शब्द में आपको ता लगा हुआ मिले, आप समझ जाइएगा तुरंत वो शब्द आपका मेन वर्ब है। वो क्या है? आपका मेन वर्ब है। ओके, आपने पहचान लिया भाई, सब्जेक्ट को भी पहचान लिया, मेन वर्ब को भी पहचान लिया, आपको पता भी चल गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप मेन वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे। प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो यस या यस आपको नहीं जोड़ना है, केवल आपको क्या लिखना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि यस या यस का हम यूज कब करेंगे? भाई यस को हम कब लगाएंगे, यस को कब लगाएंगे? ऐसा तो है नहीं, जहां मेरी इच्छा कहे वहां मैं यस लगा दूं, जहां मेरी इच्छा कहे वहां मैं यस लगा दूं। ऐसा क्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप यस कब लगाएंगे और यस कब लगाएंगे। लिखिएगा बेटा, आप एक लाइन नोट करके लिख लीजिएगा कि ईएस का यूज आप कब करेंगे। आपको पता है मेन वर्ब में ही यस या यस लगाना है। ईएस का यूज कब करेंगे? अगर बेटा मेन वर्ब का लास्ट लेटर अगर आपके मेन वर्ब का लास्ट लेटर यस हो, ओ हो, एस एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, जेड हो, यस एस एच डबल एस यहाँ पे एस ओ एस एच डबल एस एक्स जेड सी एच, अगर आपके ये 7 लेटर लिखे गए हैं, अगर इनमें से कोई एक भी लेटर आपको किसी भी मेन वर्ब के लास्ट में मिलता है तो आप क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। और यस कब लगाएंगे? भाई इनके अलावा अगर आपको कोई दूसरे लेटर मिलते हैं मेन वर्ब के लास्ट में तो आप क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, तब ईएस नहीं लगाएंगे। चलिए हम एग्जांपल के द्वारा भी समझते हैं। जैसे मैंने लिखा गो, क्या लिखा? गो। तो आप जानते हैं गो के लास्ट में क्या मिल रहा है आपको? ओ। क्या मिल रहा है? ओ। तो आप क्या जोड़ देंगे यहां पर? ईएस। तो आपका ये क्या बन जाएगा? गोज। जैसे मैं लिख रहा हूं टीच, क्या लिख रहा हूं? टीच। लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? CH मिल रहा है ना, CH। इसका मतलब आप इसके भी लास्ट में क्या जोड़ेंगे? ES। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टीचेस। क्या हो जाएगा? टीचेस। जैसे मैंने लिखा रीड, क्या लिखा? रीड। लास्ट में क्या मिल रहा है आपको? डी। इनमें से कोई शब्द मिल रहा है, कोई अक्षर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो मैंने बताया जब इसके अलावा कोई दूसरे लेटर्स आपको मिले तो आपको क्या जोड़ देना है मेरे भाई? एस। तो आपका क्या हो जाएगा? ये रीड्स। जैसे मैंने लिखा ओपन, क्या लिखा? ओपन। क्या मिला? एन मिला। इसमें से कोई लेटर है? नहीं है। इसका मतलब मुझे इसमें क्या जोड़ना है? एस। आपका क्या हो गया? ओपन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यस या ईएस का यूज आप कहां करेंगे। सब्जेक्ट को पहचान लिया आपने। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको यस या यस लगाना है, अगर प्लूरल होगा तो कुछ भी नहीं लगाना है। मेन वर्ब को मैंने पहचाना कि जिस भी हिंदी शब्द के अंत में ता होगा वही मेरा मेन वर्ब होगा। और हमने एस या ईएस के प्रयोग में अंतर भी पहचाना कि एस का यूज मुझे कहाँ करना है और ईएस का यूज मुझे कहाँ करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ट्रांसलेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हेडिंग क्या डाला है हमने? अफर्मेटिव। फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। हिंदी वाक्य में कहीं पे भी आपका सब्जेक्ट हो उसको ढूंढ करके आपको कहाँ लिख देना है? सबसे पहले लिख देना है। दूसरे नंबर पर आपको मेन वर्ब लिखनी है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म। और इसी में आपको क्या जोड़ देना है? ई, यस या यस आपको ऐड करना है। उसके बाद जो भी शब्द बचते हैं वो आपको ट्रांसलेट में करना है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है।
ओके चलिए, मैंने आपको सब्जेक्ट की पहचान बता दी, मेन वर्ब की पहचान बता दी, यस या यस कहाँ लगेगा ये भी हमने आपको बताया। अब इसके बाद जैसे आपने सब्जेक्ट लिख दिया, मेन वर्ब लिख दिया, इसके बाद जो भी शब्द आपका बचेगा वो आपका अदर वर्ड होगा। चलो हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम ट्रांसलेट पे पहुंचते हैं। जैसे मैं आपका पहला सेंटेंस लिखता हूं, बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस बता रहा हूं, जैसे राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट की पहचान आपकी क्या है, कौन, कौन विद्यालय आता है, राम। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया मेरे भाई, राम लिख दिया। ओके, अब आपको दूसरे नंबर पर मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब जिसमें ता लगा हुआ तो होता है, मैंने बताया था जाता में ता लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये जाता क्या है आपका मेन वर्ब है। जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो। अब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए आपको मेन वर्ब में यस या ईएस लगाना है। अब आप देख रहे हैं इस मेन वर्ब का जो लास्ट लेटर है वो ओ है, इसलिए यहां पर आप क्या ऐड करेंगे, गोस। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, टू स्कूल। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे टू क्यों लगा दिया। भाई आप याद रखिएगा, जहां को भी आप जाते हैं उस जगह के नाम के पहले टू आपको लगाना है। याद रखिएगा हमेशा किसी भी सेंटेंस में जहां को भी आप जाएंगे उस जगह के नाम के पहले आपको क्या लगाना है, टू। उस जगह के नाम के पहले आपको क्या लगाना है, टू प्रीपोजिशन का यूज आपको करना है। मैं बीच बीच में एक एक प्रीपोजिशन को भी मैं आपको बताता चलूंगा। याद रखिएगा जिस जगह को आप जाते हैं या जिस जगह को आप आते हैं, नोट कर लीजिएगा आप, जिस जगह को आप जाते हैं या जिस जगह को आप आते हैं वहां पर आप टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जिस जगह से नहीं, जिस जगह को आप आते हैं वहां पर आप टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, या जिस जगह को आप जाते हैं वहां पर भी आप टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे उस जगह के नाम के पहले। ठीक, चलिए सेकंड सेंटेंस हम बताते हैं आपको। सीता सोमवार को विद्यालय आती है। ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई, आपने क्या लिखा, सीता सोमवार को विद्यालय आती है। तो कौन सोमवार को विद्यालय आती है, सीता। इसका मतलब कौन की जगह पे, मैं बता चुका हूं आपको, कौन की जगह पर उत्तर के रूप में जो भी मिलेगा शब्द आपका वो सब्जेक्ट होगा। आपको यहां पर कौन की जगह पे क्या मिला, सीता। आपने सीता लिख दिया। दूसरे नंबर पर आपको क्या लिखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसमें ता मिलेगा वो आपका मेन वर्ब है। आती, आने का क्या होता है, कब। अब देखिए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, यस या यस लगाएंगे। लास्ट में ई मिला इसलिए आपको यहाँ पर एस ऐड करना है। आपने क्या लिखा, सीता कम्स। अब भाई आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन होगी कि मैं सोमवार का पहले ट्रांसलेट करूं कि विद्यालय का पहले ट्रांसलेट करूं। देखिए किसी का ट्रांसलेट जब करेंगे उसका पहले वाला शब्द ही आपको बताएगा कि आपको आगे लिखना क्या है। जैसे सीता कम्स, आने का संबंध किससे है मेरे भाई, आने का संबंध विद्यालय से है यार। आने का संबंध किससे है, विद्यालय से। तो आप क्या लिखेंगे, सीता कम्स टू स्कूल। सीता कम्स टू स्कूल मतलब सीता कम्स टू स्कूल, सीता विद्यालय आती है। अब सोमवार को याद रखिएगा किसी भी डे या डेट के नाम के पहले, किसी भी डे या डेट के नाम के पहले आपको ऑन प्रीपोजिशन लगाना है। याद रखिएगा कहीं पर भी अगर आपको डे या डेट मिले उसके पहले आपको कैसा प्रीपोजिशन लगाना है, ऑन प्रीपोजिशन को लगाना है। तो आप क्या लिखेंगे, सीता कम्स टू स्कूल ऑन मंडे। ओके, सीता कम्स टू स्कूल ऑन मंडे, फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में। याद रखिएगा कहीं पर भी अगर आपको डे का नाम मिलता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी मिलता है तो आप क्या लगाएंगे, ऑन। डेट मिलता है जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, कुछ भी मिलता है तो आप उसके पहले आप क्या लगाएंगे, ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। चलिए जैसे एक सेंटेंस में और आपको बता देता हूं, वे गाना गाते हैं। कौन गाना गाता है, वे की अंग्रेजी क्या होती है मेरे भाई, दे। सब्जेक्ट हो गया आपका। दूसरे नंबर पर मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब की पहचान क्या होती है, ता।
गाते, गाना में ता लगा हुआ है, गाते में ता लगा हुआ है, गाता का क्या होता है सिंग। अब यहाँ पर आप एस या यस नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, प्लूरल है। आपने क्या लिखा, दे सिंग। अब आपका क्या सेंटेंस, क्या शब्द बच रहा है, केवल सॉन्ग। आपने क्या लिख दिया, दे सिंग सॉन्ग। मुझे उम्मीद है कि आपको अफर्मेटिव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। अफर्मेटिव आपका हो गया है मेरे भाई नेगेटिव के विषय में। जो सेकंड आपका सेंटेंस का पार्ट था वो नेगेटिव था। नेगेटिव के विषय में अब हम लोग पढ़ेंगे। नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। दूसरे नंबर पर आपको डू या डज लगाना है। तीसरे नंबर पर आपको नॉट लिखना है। चौथे नंबर पर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। पांचवें नंबर पर आपको अदर वर्ड्स, जो अन्य शब्द बचते हैं, उनका ट्रांसलेट करना है। अब याद रखिएगा, नेगेटिव में आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगेगी। यस या यस मेन वर्ब में केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगेगा, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के। बाकी अदर में भी नहीं लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के वाक्यों में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी आपके मेन वर्ब के साथ यस या यस लगेगा। अन्यथा आप कहीं पर भी, अगर वो आपका इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे। अब एक चीज इसमें एक्स्ट्रा मुझे मिली, डू या डज और नॉट। डू या डज कब लगाएंगे, ये भी भाई सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर होता है कि कहां पर मुझे डू लगाना है और कहां पर मुझे डज लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो आप डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आपने सब्जेक्ट को पहचाना, डू या डज को लगाना भी पहचान लिया आप। मुझे उम्मीद है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में आपको बताया गया क्या क्या चीजें सिंगुलर में आती हैं, तो आप डज लगाएंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या लगाएंगे, डू। तीसरे नंबर पर आपको नॉट, जो नहीं आपको मिलेगा शब्द में, आपको जो वाक्य दिया गया उसमें होगा, उसमें एक शब्द आपको नहीं मिलेगा। उस नहीं की जगह पर आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब भी पहचानना जानते हैं आप, जिस भी शब्द में ता लगा हुआ होगा वो आपका मेन वर्ब होगा। उसके बाद जो शब्द बचेंगे वो आपके अदर वर्ड्स होंगे। चलिए हम अनुवाद पे पहुंचते हैं, ट्रांसलेट पे पहुंचते हैं। जैसे राम के साथ सीता नहीं पढ़ती है। राम के साथ सीता नहीं पढ़ती है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। राम के साथ कौन नहीं पढ़ता है, राम के साथ मेरे भाई सीता नहीं पढ़ती है। इस वाक्य में कौन, जब आप प्रश्न कर रहे हैं उत्तर के रूप में आपको क्या मिल रहा है, सीता, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, सीता। अब यहां पर मुझे दूसरे नंबर पर डू या डज लगाना है। मुझे पता चला कि सब्जेक्ट मेरा कैसा है, सिंगुलर है, तो मैं क्या लगाऊंगा, डज, सीता डज। तीसरे नंबर पर क्या लगाना आपको, नॉट। किसकी जगह पर, नहीं की जगह पर आपने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। सीता डज नॉट लिख दिया आपने। चौथे नंबर पर आपको मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब आप पहचानना जानते हैं, जिसमें ता लगा हुआ होता है। पढ़ना का क्या होता है, रीड। आपने क्या लिखा, सीता डज नॉट रीड। अब देखिए आपने किसका किसका ट्रांसलेट कर दिया, सीता का, नहीं का, पढ़ती का। अब आपका शब्द क्या बचा हुआ है, राम के साथ, मतलब विद राम, विद राम। आपका बेटा फुली ट्रांसलेशन क्या हो गया, सीता डज नॉट रीड विद राम। चलिए जैसे सेकंड सेंटेंस हम पढ़ते हैं। जैसे वे खाना नहीं बनाते हैं, वे खाना नहीं बनाते हैं। तो भाई कौन खाना नहीं बनाता है, वे की अंग्रेजी क्या हो गई, दे हो गई। दूसरे नंबर पर मुझे क्या लिखना है, डू या डज। आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, इसलिए आप क्या लगाएंगे यहां पर, डू। तीसरे नंबर पर क्या लिखना आपको, नॉट। किसकी जगह पर, नहीं की जगह पर आपने क्या लिख दिया, नॉट। चौथे नंबर पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। मेन वर्ब आपका क्या है, बनाना। बनाना का क्या होता है बेटा, कुक। देखिए आपने वे की अंग्रेजी लिख दी, स्पेलिंग लिख दी, नहीं की लिख दी, बनाते की लिख दी। अब बचा क्या है, खाना। खाना का क्या हो जाएगा बेटा, फूड। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, दे डू नॉट
कुक फूड। हमें उम्मीद है कि आपको नेगेटिव भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा इंट्रोगेटिव है, मतलब जो टेंस में सेंटेंस के 4 प्रकार मैंने पढ़े थे ना, कि पहला पढ़ा था अफर्मेटिव आपका हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव के विषय में पढ़ेंगे। ये बेटा इंट्रोगेटिव का जो वीडियो होगा वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। आप तब तक क्या करिएगा, इन दोनों पार्ट को, जो टेंस से रिलेटेड दोनों वीडियो हैं, इसको पूरा का पूरा देखिएगा और नोट करने की कोशिश करिएगा। जहां पे भी आपको कहीं दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित करिएगा, इन्फॉर्म करिएगा। मैं आपको फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कहां समझ में नहीं आ रहा है। ओके, धन्यवाद।